नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कमेटी कैसे करेगी काम? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री से किया विमर्श। उमस भरी गर्मी से कितने दिनों तक मिलेगी राहत? आईएमडी ने जारी किया ताजा अपडेट। जान लें अपने शहर का हाल। पूरी दुनिया देखेगी भारत का दम, जब देश में जुटेंगे शक्तिशाली देशों के नेता, ड्रैगन का फूलेगा दम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने उदयनिधि स्टालिन को दिखाया आईना, बताया क्या है असली सनातन धर्म। अखंड भारत के सवाल पर मोहन भागवत ने जवाब दिया, बदल रहा है समय, बुजुर्ग होने तक जरूर देख लेंगे। अब समाचार विस्तार से। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए गठित कमेटी कैसे काम करेगी, इस पर कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इस संबंध में 2 केंद्रीय मंत्रियों से बात की है। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर चर्चा करने के लिए गठित कमेटी ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। कमेटी के अध्यक्ष और देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ पैनल की रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान कमेटी के काम करने के तरीके पर बात की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को 12 जनपद के आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में कमेटी की पहली आधिकारिक बैठक बुलाने की तारीखों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही कमेटी में वन नेशन वन इलेक्शन के कामकाज के तरीकों के अलावा पैनल को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक समाज के विभिन्न सेक्टर के कुछ लोगों से बातचीत करने पर विचार चल रहा है, जिससे रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन तैयार करने में जरूरी मदद मिल सके। पूर्व राष्ट्रपति ने 2 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के एक साथ चुनाव कराने के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया था। बताते चले कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन में रामनाथ कोविंद के अलावा अमित शाह, पूर्व राज्यसभा नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। वहीं कमेटी में शामिल किए गए कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को अभी कई दिनों तक राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मानसूनी बारिश को लेकर ताजा पूर्ण अनुमान जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आज से 3 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ-साथ कई दौर की बारिश हो सकती है। हालांकि मैदानी इलाके में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 7 से 8 सितंबर तक प्रदेश के अधिकतर इलाके में बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मैदानी इलाके में गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि मानसून की रफ्तार कम होने से मूसलाधार बारिश नहीं होगी। ऐसे में आप चाहे संभल कर अगले 3 दिन पहाड़ी इलाकों की यात्रा कर सकते हैं। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी और आसपास के हिस्सों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके दक्षिण ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पश्चिमी दिशा में बढ़ने की उम्मीद है। यूपी की बात करें तो मानसून में गंगानगर, हिसार, मेरठ, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर से होकर दक्षिण पूर्व की ओर कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र तक पहुंचा जा सकता है। पंजाब के आसपास के इलाके में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र देखा जा सकता है। एजेंसी के अनुसार आज बिहार, उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक
कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम हिमालय में हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। ड्रैगन के रूप में चर्चित चीन के लिए अगले 3 दिन बहुत भारी होने वाले हैं, जब दुनिया के 1.5 दर्जन शक्तिशाली देशों के नेता भारत में जुटकर अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया कल यानी 8 सितंबर से भारत का दम देखेगी, जब करीब 1.5 दर्जन देशों के राष्ट्र अध्यक्ष G20 समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली में होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस समिट में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुधवार को दिल्ली पहुंच गए थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 8 सितंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के राष्ट्रपति 8 सितंबर की रात 8:45 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे और 11 सितंबर की सुबह ब्राजील के लिए रवाना हो जाएंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को भारत पहुंचेंगी और 8 सितंबर को शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी 8 सितंबर को 3 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी 8 सितंबर को मुलाकात का प्रस्ताव है। इस बीच अमेरिका ने G20 में चीन की बिगाड़ने वाली भूमिका पर चेतावनी जारी की है। अमेरिका के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि ये चीन को तय करना है कि वो नई दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में किस तरह की भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर बीजिंग में इसमें आना चाहते हैं और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहते हैं तो ये विकल्प उसके लिए उपलब्ध है। जैक सुलिवान G20 शिखर सम्मेलन पर भारत चीन सीमा तनाव के प्रभाव को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जहां तक भारत और चीन के बीच तनाव का शिखर सम्मेलन को प्रभावित करने का सवाल है तो ये प्रस्ताव में चीन पर निर्भर है। अगर चीन इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है तो निश्चित रूप से ये विकल्प उनके लिए उपलब्ध है। सुलिवान ने कहा, मुझे लगता है कि G20 का वर्तमान अध्यक्ष भारत में उन्हें वह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो अमेरिका और विस्तृत हर दूसरा सदस्य G20 का हर दूसरा सदस्य चाहेगा, जैसे कि जलवायु, बहुपक्षीय विकास बैंक, सुधार, ऋण राहत, प्रौद्योगिकी और भू राजनीतिक सवालों से इतर समस्या समाधान तथा विकासशील देशों के लिए काम करने पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करने के विषय पर रचनात्मक तरीके से आए। तमिलनाडु में सनातन धर्म को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने प्रदेश के मंत्री और सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को आईना दिखा दिया है। कोरोना मलेरिया की तरह सनातन धर्म को दुनिया से खत्म कर देने के डीएमके नेता उदयनिधि के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल भी थम नहीं रहा। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने उन्हें सनातन धर्म की महानता बताते हुए करारा जवाब दिया है। अन्नामलाई ने कहा कि सनातन धर्म में जातियां हैं, लेकिन उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है। सभी को बराबर सम्मान हासिल है, जबकि डीएमके नेता दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव करते हैं। अन्नामलाई ने कहा कि आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश ने राष्ट्रपति और प्रथम नागरिक बनाया। यही सनातन धर्म है जो बिना जाति धर्म देखे सभी मानव के उत्थान की बात करता है। अन्नामलाई ने सवाल किया कि अगर द्रमुक आदिवासियों के हक की बात करती है तो उसने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को वोट क्यों नहीं दिया। श्रीविल्लीपुथूर में पत्रकार से बात करते हुए अन्नामलाई ने डीएमके नेता उदयनिधि को जमकर आईना दिखाया। उन्होंने सवाल किया, द्रमुक ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में मतदान क्यों नहीं दिया। अन्नामलाई ने कहा कि सभी जातियां समान हैं। अन्नामलाई ने डीएमके से पूछा कि उसने राष्ट्रपति चुनाव में जिस उम्मीदवार का समर्थन किया था उसकी जाति आखिर क्या थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आपने मुर्मू के खिलाफ यशवंत सिन्हा को वोट दिया।
वो किस समुदाय के हैं। हम देश के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया और यही सनातन धर्म है। बीजेपी नेता ने ये सवाल किया कि क्या डीएमके ने अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को पक्ष में मतदान दिया था। उन्होंने कहा, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें वोट दिया क्योंकि हमारा मानना है कि सभी समान हैं। सनातन धर्म के बारे में हमसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। बता दें कि धरती से सनातन धर्म को मिटा देने के अपने विवादित बयान को सही ठहराते हुए उदयनिधि स्टालिन ने दावा किया था कि हाल ही में दिल्ली नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया गया था और यह सनातन धर्म की भेदभावपूर्ण प्रथा को दर्शाता है। स्टालिन ने इस बयान के बाद अन्नामलाई ने पलटवार किया। राजनीति में आने से पहले अन्नामलाई तमिलनाडु में आईपीएस अफसर थे, लेकिन बाद में वीआरएस लेकर वे राजनीति से जुड़ गए। अखंड भारत के मुद्दे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से युवाओं ने सवाल किया है कि ये कब तक संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भले ही आप युवा हैं, बुढ़ापे तक अखंड भारत आपके सामने रहेगा। राष्ट्रपति स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि आज की युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले ही अखंड भारत हकीकत बन जाएगा। उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि लेकिन वह सटीक समय नहीं बता सकते हैं। अखंड भारत कब अस्तित्व में आएगा? सर संघ चालक ने कहा कि यदि आप इस दिशा में काम करते रहेंगे तो आप बुजुर्ग होने से पहले इसे साकार होते हुए देखेंगे। चूंकि स्थितियां ऐसी बन रही है कि जो लोग भारत से अलग हुए वे महसूस करते हैं कि उन्होंने गलती की। वो महसूस करते हैं कि हमें एक बार फिर भारत बनाना चाहिए। वे सोचते हैं कि भारत का हिस्सा बनने के लिए उन्हें मानचित्र पर खींची गई रेखा मिटाने की जरूरत है। भारत बनाना भारत का स्वभाव हासिल करना है। जब उनसे इस दावे के बारे में पूछा गया कि आरएसएस ने 1950 में 2000 तक यहाँ महाल इलाके में अपने मुख्यालय में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया, तो भगवत ने कहा कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम यहाँ भी होते हैं, हम राष्ट्रध्वज फहराते हैं। नागपुर में महाल और रेशमी बाग में हमारे दोनों ही परिसरों में ध्वजारोहणी होता है। लोगों को हमसे ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक घटना को याद करते हुए कहा कि 1933 में जलगांव के पास कांग्रेस के तेजपुर सम्मेलन के दौरान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 80 फुट ऊंचे खंभे पर ध्वजारोहण कर रहे थे, तब झंडा बीच में फंस गया था। उस दौरान करीब 10,000 की भीड़ से एक युवक आगे आया और खंभे पर चढ़कर उसने झंडे को निकाला। भगवत के अनुसार नेहरू ने उस युवक को अगले दिन अभिनंदन के लिए सम्मेलन में आने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने नेहरू को बताया कि वो युवा आरएसएस की शाखा में जाता है। सर संघ चालक ने दावा किया कि संघ के स्थापक डॉक्टर केशव बलराम को जब इसके बारे में पता चला तो वह युवक के घर गए और उन्होंने इसकी प्रशंसा की और उस युवक का नाम किशन सिंह राजपूत था। भागवत ने कहा कि जब राष्ट्रध्वज के सामने पहली बार समस्या आई तब ये ही आरएसएस उसके सम्मान के साथ जुड़ा रहा। हम इन दोनों दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज भी फहराते हैं, भले ही इसे फहराया जाए या नहीं, लेकिन जब राष्ट्रध्वज के सम्मान की बात आती है तो हमारे स्वयंसेवक सबसे आगे रहते हैं और अपना बलिदान भी देने को तैयार रहते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।